हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, अर्थात दो फलनों के गुणनफल के समाकल का निरपेक्ष अभिसरण। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होता है। कोई भी इंटीग्रल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ये ऐसा कब कहा जाएगा, उसके लिए क्या नियम है, क्या शर्तें, क्या डेफिनेशन है। तो इस पर पिछले वीडियो में भी चर्चा की जा चुकी है। इस वीडियो में हम दो फलनों के गुणनफल वाला जो समाकल रहेगा, ठीक है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट वाला जो इंटीग्रल रहेगा हमारे पास, वो कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब एब्सोल्यूट कन्वर्ज करता हुआ कहा जाएगा, तो उसके लिए क्या नियम है वो आज हम समझेंगे और सवालों को भी सॉल्व करेंगे। कुछ इंटीग्रल्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं और उनकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की जांच करनी है दोस्तों। तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लाइन से सारे वीडियो लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से बारीकी से बेसिक नॉलेज के साथ समझाया गया है, तो जरूर देखिएगा। इसके पहले वाला यूनिट रीमान इंटीग्रेशन, उसके भी पूरे के पूरे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पर, जरूर देखिएगा दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। द इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स फाइव एक्स टी एक्स, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन जिसमें आपको दो फलनों का प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इंटीग्रल जो है सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी निरपेक्ष अभिसारी कब कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या हो, बाउंडेड हो अर्थात परिबद्ध हो, तथा इंटीग्रेबल हो अर्थात समाकलनीय हो, किसमें, किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी में, ठीक है, किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में ये फंक्शन जो क्या हो, समाकलनीय हो, स्वेच्छ अंतराल मतलब कोई सा भी अंतराल में, ठीक है। तो ये क्या हो, हाँ, क्या हो, समाकलनीय हो, ठीक है, समाकलनीय हो क्लोज इंटरवल ए बी में, ये आर्बिट्ररी इंटरवल है और बाउंडेड होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक है। और क्या शर्त है, फाइव एक्स के लिए क्या कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी फाइव एक्स टी एक्स, ये इंटीग्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यानी कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करे, ये फंक्शन बाउंडेड हो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए, साथ ही साथ किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी में क्या हो, इंटीग्रेबल हो ये एफ एक्स। अगर ये सारी बातें लागू होती हैं तब ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ, ये इंटीग्रल जो आपको दिया हुआ है ए टू इंफिनिटी एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स फाइव एक्स टी एक्स, ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाएगा, या यूं कहिए कि एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता हुआ कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्टेटमेंट है दोस्तों। अब जब भी अपन सवाल बनाएंगे जिसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के रूप में आपको अगर वो दिखाई देगा, ठीक है, तो आपको, और वहां पे बोला जाएगा कि भैया सिद्ध करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहे हैं करके, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें वहां पे चेक करके देखनी होगी कि सारी चीजें लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हाँ ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है या नहीं करता है। अगर पूरी बातें लागू होंगी तो करेक्ट, ठीक है, अगर एक आध बातें भी लागू नहीं होंगी ना तो वो फिर एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करेगा। तो यही हमारा काम यहाँ पे चेक करने का है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, अपन पहला इंटीग्रल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, कॉस एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी एक्स, ठीक है, ये अपने पास ये इंटीग्रल लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि सर एफ एक्स किसको माने और फाइव एक्स किसको माने। दोस्तों, एफ एक्स आप उसी को मानना जो एफ एक्स की सारी बातों को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि एफ एक्स के लिए जो बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना वो बातें वहां पे फिट होते हुए दिखनी चाहिए। वैसे फाइव एक्स के लिए जो कंडीशन है तो वो वहां फुलफिल होनी चाहिए, मतलब अपने को सोच समझ करके एफ एक्स और फाइव एक्स को मानना है। तो यहाँ पर मैं देखो ना, अब एफ एक्स के बारे में बाउंडेड लिखा हुआ है ना भाई, साथ ही साथ इंटीग्रेबल लिखा हुआ है, और तो और फाइव एक्स के लिए क्या लिखा हुआ है, फाइव एक्स का जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ठीक है,
यदि आप सोचे यहाँ पे कि अपन मान लेते हैं यदि, ठीक है, मान लो एफ एक्स बराबर कॉस एम एक्स, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, कॉस एम एक्स मान लेते हैं, और तथा फाई एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, आप देखो यहाँ पे 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों माने, तो दोस्तों आप खुद चेक कर लो कि भैया जो कंडीशंस एफ एक्स के लिए सही होनी चाहिए वहां यहाँ फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप चलिए चेक करके देख लेते हैं, है ना भाई, अगर सही होंगी तो समझ लीजिए हमने सही तरीके से माना हुआ है। तो भैया देखो एफ एक्स बराबर कॉस एम एक्स, और आप सभी को पता है कि कॉस एम एक्स जो है वो ऑलवेज, ये तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आप खुद बताइए ना भाई, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू सदैव -1 से 1 तक होती है, ना तो -1 से छोटी होती है ना तो 1 से बड़ी होती है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये बाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो ए के स्थान पर यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, है ना भाई, ये बाउंडेड है। यहाँ पे क्लियरली यानी कि स्पष्टता यहाँ पे पता चल रहा है कि एफ एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के स्थान पर यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अपन लिख लें कि ये बाउंडेड है, साथ ही साथ इंटीग्रेबल भी है, किसी भी इंटरवल में, किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल में क्या है, इंटीग्रेबल है, एंड इंटीग्रेबल इन आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी, ठीक है, वेयर ये किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी में क्या होगा, ये इंटीग्रेबल होगा, जहां ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी शुरुआत 0 से हो रही है, तथा b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो इस तरीके से एफ एक्स के बारे में तो बातें हो गई दोस्तों, ठीक है। बाउंडेड भी पता चल गया कि हाँ भाई ये बाउंडेड है ना भाई, और इंटीग्रेबल भी है किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी में, ये इंटीग्रेबल भी हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए, अब फाई एक्स वाला इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज करना चाहिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस की अगर आपको जांच करनी है तो आप खुद जानते हैं कोई भी इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब कहा जाता है, जब उसमें जो इंटीग्रेंट रहता है अर्थात जो समाकल्य रहता है यानी कि जो फंक्शन रहता है उसका मॉड लेकर के जो तैयार हुआ इंटीग्रल रहता है, अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो फिर वो इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहलाता है। तो अगर आपको इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध करना है, ठीक है ना, जो फाई एक्स आपने माना है अगर उसके इंटीग्रल को आपको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध करना है तो आपको शुरुआत करनी होगी यहाँ से, यानी कि आपको इस तरह से लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे a के स्थान पर आपको 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मॉड ऑफ फाई एक्स वाले इंटीग्रल को अगर आपने कन्वर्जेंट साबित कर दिया, कन्वर्जेंट सिद्ध कर दिया, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ इंटीग्रल फाई एक्स टी एक्स जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, वो सिद्ध हो जाएगा। तो किसी भी इंटीग्रल को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध करने के लिए हमको इंटीग्रेंड यानी जिसका समाकलन हो रहा है उसका मॉड लेकर के जो इंटीग्रल तैयार हो रहा है उसको अपने को कन्वर्जेंट सिद्ध करना होता है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर वो दिया हुआ इंटीग्रल यानी कि इस रूप का वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से अनंत मॉड ऑफ फाई एक्स अर्थात मॉड ऑफ 1/a² प्लस x² dx, ठीक है, इस तरीके से हो गई है। अब देखेंगे भाई ये तो पूरी की पूरी धनात्मक राशि है, तो धनात्मक राशि का मॉड वही होता है, यानी कि आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये ऐसा आपने पढ़ा होगा, मॉड x इक्वल x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, अब आपको इसको, ये आपके पास मेन टारगेट है कि इसको कैसे सिद्ध करें कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, कैसे सिद्ध करें कि ये कन्वर्जेंट है। तो दोस्तों इसके लिए आप बहुत सारे परीक्षण अपन ने पढ़े हुए हैं, या तो आप सीधे समाकलन के मदद से आप, है ना भाई, समाकलन वाली जो इसको अपन उस रूप में डिफाइन करते हैं ना, जैसे अनंत है तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा के यहाँ पे t लिख करके फिर समाकलन करके वैसा भी आप बना सकते हो। चाहो तो आप कोई परीक्षण का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कंपैरिजन टेस्ट या फिर म्यू टेस्ट, जो आपका मन करे। तो चलिए हम इसको म्यू टेस्ट से बनाते हैं, बहुत सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको म्यू टेस्ट से सिद्ध करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए मुझे म्यू का कोई मान चुनना पड़ेगा। तो म्यू कैसे चुनते हैं आपको पता होगा, हर में x का अधिकतम घात माइनस अंश में x का अधिकतम घात, यानी कि
हाईएस्ट पावर ऑफ x इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर x ऑफ x इन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, तो 2, और न्यूमरेटर अर्थात अंश में x तो दिख ही नहीं रहा है, अर्थात 0, x का पावर 0, ठीक है, तो 2, तो म्यू बराबर 2 आपने चुन लिया। अब चलिए, अब आप देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की घात में म्यू फाई x, क्योंकि आप वास्तव में फाई x के लिए चेक कर रहे हैं ना भाई, ये कौन है, ये कौन है, ये तो फाई x है ना भाई, तो आपको ऐसा ही आपको यहाँ पे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x के पावर म्यू यानी x के पावर 2 फाई x यानी 1/a² प्लस x²। तो क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता है यहाँ से x² कॉमन निकल के उससे काटेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ये x², यहाँ से आप x² कॉमन ले लेंगे, a² बटे x² प्लस 1 बचेगा, ये कटेगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a² अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 यानी 1, 1/1 यानी 1, तो कुल मिला के आपको ये 1 मिला है दोस्तों, ठीक है। 1 मिला है जो कि फाइनाइट है, ठीक है, इस लिमिट की जो वैल्यू आई हुई है वो फाइनाइट वैल्यू है, अर्थात ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। अब तथा म्यू का मान देखो आप 2 है, ठीक है, म्यू हमने 2 चुना हुआ है, अर्थात म्यू इज इक्वल्स टू 2 के लिए ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, और म्यू इज इक्वल्स टू 2 है जो कि 1 से बड़ा है। तो अपन ने म्यू टेस्ट में पढ़ा है कि म्यू अगर 1 से बड़ा हो, ठीक है, म्यू अगर 1 से बड़ा हो तो वो इंटीग्रल जिसके लिए आप ये जांच कर रहे हैं, अर्थात ये वाला इंटीग्रल देखो अभी इसी के लिए अपन ने जांच की, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। क्यों कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि म्यू टेस्ट से अपन ने चेक किया ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, अर्थात इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और म्यू यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट होगा तो ये कौन है, ये तो ये है, और ये कौन है, ये तो ये है, और ये कौन है, यहाँ पे तो मॉड ऑफ फाई एक्स लगा हुआ है इंटीग्रेंट के रूप में, अर्थात ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया क्योंकि ये यही है। और ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है कि वो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी फाई एक्स dx ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो गया, क्या तय हो गया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि फाई एक्स का मॉड लेकर के जो इंटीग्रल तैयार होता है उसको आपने कन्वर्जेंट सिद्ध किया है, इसलिए अब ये कहलाएगा कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ऐसा ये सिद्ध हो गया, ठीक है। अर्थात हमारा ये वाला काम भी पूरा हो गया कि भैया इंटीग्रल a टू इंफिनिटी फाई एक्स dx को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध करना था, वो हो गया, क्योंकि अपन ने फाई एक्स का मॉड लेकर के जो इंटीग्रल तैयार होता है उसको कन्वर्जेंट अपन ने सिद्ध कर दिया, अर्थात ये वाला जो है, ठीक है, अर्थात ये वाला जो है वो क्या सिद्ध हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने स्टेटमेंट की सारी शर्तों को, सारी बातों को यहाँ सिद्ध करके देख लिया, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि दिया हुआ इंटीग्रल क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका दूसरा वाला सवाल भी एकदम ऐसे ही बनेगा, तो आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, उसमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है आपको भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जैसा है, यहाँ पे बस साइन एक्स और कॉस एक्स का यहाँ पे फर्क है, देखो आप यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे बाकी सब चीजें सेम है। और ये क्या सिद्ध करने बोल रहे हैं, कन्वर्ज एब्सोल्युटली व्हेन एन एंड ए आर पॉजिटिव, जब एन और ए धनात्मक हो तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेंगे, ये अपने को सिद्ध करना है। बहुत ही सरल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल बहुत इजी है, उसमें अपने को सिद्ध करना है कि ये दोनों इंटीग्रल जो हैं वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेंगे जब n और a क्या हो, पॉजिटिव हो। और जो दोनों इंटीग्रल आपको दिए हुए हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस साइन एक्स, एक में साइन एक्स है और एक में क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। तो चलिए किसी एक को बना के देख लेते हैं, फिर वैसा ही आप दूसरा बनाइएगा। तो यहाँ पे आप देखो a से अनंत समाकल a से अनंत साइन एक्स अपॉन एक्स की घात में 1 प्लस एन। दोस्तों तुरंत आप एफ एक्स बराबर मान लो साइन एक्स, फाई एक्स बराबर मान लो 1 अपॉन एक्स की घात 1 प्लस एन, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आप पूरी वही बात लिखोगे जो अपन बात लिखे, देखो ये बाउंडेड है, इसकी वैल्यू -1 से 1 तक होती है तो ये बाउंडेड है, इंटीग्रेबल है, किसी भी आर्बिट्ररी इंटरवल ए बी में ये इंटीग्रेबल है, मतलब जो बात अपन पहले वाले सवाल में लिखे थे ना उसके लिए पूरी बातें यहाँ पे लागू हो रही है, वो आप लिखिएगा, ठीक है। क्लू और हिंट हम आपको देते जा रहे हैं, इसको आप अच्छे से कंप्लीट सिस्टमेटिक बनाइएगा।
ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना भाई, ये बाउंडेड है, ठीक, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए है ना भाई, यहाँ पे a से शुरुआत हो रहा है इसका रेंज, तो उसके लिए क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। साथ ही साथ किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, ये इंटीग्रेबल है, ठीक है, जहाँ b इज ग्रेटर देन a। तो इस तरीके से इसके लिए बातें पूरी हो गई। अब इसको अपने को क्या सिद्ध करना है, इसको अपने को सिद्ध करना है कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए भी आपको ऐसे लिख के चलना होगा, a से अनंत मॉड ऑफ पाई एक्स डी एक्स, अर्थात इंटीग्रल a से अनंत मॉड ऑफ 1 अपॉन एक्स के घात में 1 प्लस एन डी एक्स। और ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी राशि धनात्मक, देखो ये राशि धनात्मक है, ठीक है, ये राशि धनात्मक है, इसीलिए इसका जो मॉड है वो वापस यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना है ना, अपन पढ़े कोई भी जैसे राशि है मॉड एक्स इक्वल एक्स हो जाता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस तरीके से अपन पढ़े, ठीक। चलिए अब इसको गौर से देखो, इसको एकदम गौर से देखो आप, इस रूप का इंटीग्रल हम लोग बहुत बार यूज किए हैं, याद करो, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स की घात एन डी एक्स जब होता है, जहां a 0 से बड़ा है, जहां a क्या है 0 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कब होता है, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी x के पावर में जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर वो 1 से बड़ा हो तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है। अभी आपको x के पावर में 1 प्लस एन नजर आ रहा है, 1 प्लस एन नजर आ रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 1 से बड़ा है। क्यों क्यों क्योंकि n यहाँ पे धनात्मक है, प्रश्न में बोला है n पॉजिटिव है करके, ये देख लो n क्या है, पॉजिटिव, n पॉजिटिव है, ऊपर से वो 1 से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 में कोई पॉजिटिव नंबर जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए n के बारे में ये बात नहीं लिखा होता कि भैया n पॉजिटिव है, ऐसा मान लो नहीं लिखा होता, तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि फिर n नेगेटिव भी हो सकता था, तो जब n नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो 1 से कम हो जाएगा, 1 में घट के, जैसे 1 माइनस कुछ 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 है, मान लो 1/2 है, इस टाइप से है ना भाई, मान लो n नेगेटिव है जैसे -1/2 या कुछ भी और, तो ये पूरी बात, ये पूरी चीज फिर 1 से छोटी हो जाती, अगर 1 में कुछ घटेगा तो वो चीज 1 से छोटा हो जाएगा, फिर वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं हो पाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट तब होता है जब यहाँ पे x के पावर में जो लिखा हो वो 1 से बड़ा हो, अर्थात जो भी लिखा हो यहाँ पे वो 1 से बड़ा होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट होता है। और हमारे पास जो x के पावर में लिखा है 1 प्लस n, उसके लिए अपने को पक्की तरीके से गारंटी मिल रही है कि हाँ वो 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रही है, n के बारे में पॉजिटिव ऐसा कहा गया है, तो 1 में जब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेगी तो अब वो चीज 1 से बड़ी नहीं होगी क्या, आप बताओ भला, तो जरूर वो 1 से बड़ी हो जाएगी, अर्थात ये वाला कंडीशन, ये वाला टेस्ट वहां पे पक्के तरीके से अप्लाई हो रहा है। और जिस तरह से ये पावर जो है वो 1 से बड़ी होने पर ये कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे भी पक्के तरीके से पता चल रहा है कि हाँ ये 1 से बड़ा है, इसलिए ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये वाले टेस्ट की मदद से आपने इसको कन्वर्जेंट दिखा दिया, ठीक है, ये वाला सूत्र की मदद से ये कन्वर्जेंट दिखा दिया। ये कौन है, ये है, ये कौन है, ये है, अर्थात ये कन्वर्जेंट सिद्ध हो गया। और ये कन्वर्जेंट सिद्ध हो गया, इसका मतलब a टू इंफिनिटिव है ना, a टू इंफिनिटिव फाई एक्स टी एक्स, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सिद्ध हो गया। तो ये भी बात सिद्ध हो गई, इसके लिए तो अपन पहले ही बोल दिए थे, मतलब लिख लिए थे, ये तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि ये बाउंडेड है, इंटीग्रेबल, मतलब सारी बातें ओके हो जाने के कारण हम इसको कह देंगे कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला भी बना लेंगे, ठीक। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे अपने को डाउट लग रहा है ये वाला, तो आप म्यू टेस्ट से बना लो, अगर आपको कुछ लग रहा है तो म्यू टेस्ट से बना लो। म्यू का मान आप यहाँ पे क्या चुनेंगे बताइए भला, यहाँ पे म्यू का मान हर में x का अधिकतम घात 1 अंश में x दिख ही नहीं रहा है, मतलब x का अधिकतम घात 0, तो म्यू बराबर हो जाएगा 1 प्लस n। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की घात म्यू पाई x आप ले लो, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की घात में म्यू, म्यू मतलब 1 प्लस n, और पाई x मतलब ये देखना ये कट जाएगा, 1 बचेगा जो कि फाइनाइट वैल्यू है। और म्यू का मान को देख लो जो कि स्पष्ट है कि 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रही है तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 म्यू जब 1 से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट कहलाता है। तो म्यू टेस्ट से भी आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये
बन गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे ये बना है वैसे ये बनेगा, और जैसे ये बना है वैसे ये बनेगा। तो ये और ये आपके लिए होमवर्क हो गए, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।